नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्यजीत जीएस एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बिहार दरोगा और बीपीएससी 67 के लिए मॉक टेस्ट नंबर 16 लेकर आए हैं, जिसके सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर मॉक टेस्ट नंबर 1 से लेकर 15 तक अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहें और लास्ट में आपका कितना क्वेश्चन सही होता है अपना स्कोर कमेंट जरूर करें कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया। तो आइए शुरू करते हैं। किसने गांधी तथा इरविन को दो महात्मा कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा था। आपको बता दें कि सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 ईस्वी को हैदराबाद में, जबकि इनकी मृत्यु 2 मार्च 1949 ईस्वी को लखनऊ में हुआ था। इनका जन्म 13 फरवरी को होने के उपलक्ष्य में भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस माना जाता है। हर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस के अवसर पर। और सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे 1925 ईस्वी में, 1925 कानपुर अधिवेशन में। तो इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी आपको सरोजिनी नायडू के बारे में जरूर रखना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कब किया गया था? 26 सितंबर 1932, 5 मार्च 1931, 16 अगस्त 1932, 17 अक्टूबर 1940। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 16 अगस्त 1932 ईस्वी को। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा करते हैं और इस समय महात्मा गांधी जेल में बंद होते हैं और इसी के उपलक्ष्य पे वो 20 सितंबर को आमरण अनशन शुरू करते हैं और इसी के बाद गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना समझौता होता है 26 सितंबर 1932 ईस्वी को। 26 सितंबर 1932 ईस्वी को। जबकि बात करें 5 मार्च 1931 ईस्वी के, तो इस समय गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। और इसी गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। जबकि 17 अक्टूबर 1940 की बात करें तो इस दिन पवनार से गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था, जिसका प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को बनाया गया था। बढ़ते हैं आगे। गांधी इरविन समझौते को स्वीकार कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? गांधी इरविन जो समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को, तो इसका जो स्वीकार किया गया था कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो ये किया गया था कराची अधिवेशन 1931 और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। और इसी समझौते यानी गांधी इरविन समझौते को स्वीकार करके कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करता है और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाते हैं। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस की ओर से लंदन जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। दयानंद सरस्वती के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को चुनना, गलत कथन को। इन्होंने 1874 में उर्दू भाषा में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती जी ने किया था, लेकिन ये उर्दू भाषा में नहीं किए थे बल्कि हिंदी भाषा में किए थे, हिंदी भाषा में। तो पहला स्टेटमेंट ही आपका गलत हो गया। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। कि इनके प्रथम गुरु पूर्णानंद थे, बिल्कुल सही है। इन्होंने भारतवासियों के लिए नारा दिया, बिल्कुल सही है। इनकी मृत्यु 1883 ईस्वी को अजमेर में हुई थी, ये भी सही है। तो तीनों पॉइंट यहाँ पे सही है। जबकि इनका जन्म 1824 ईस्वी को गुजरात में होता, 1824 ईस्वी को गुजरात में। बढ़ते हैं आगे। अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? अंग्रेजों के संरक्षण में तो ये प्रथम मुगल बादशाह अकबर द्वितीय थे। अकबर द्वितीय के काल की बात करें तो ये थे 1806 से लेकर के 1837 के बीच में। 1806 से लेकर 1837 के बीच में ये भारत के मुगल बादशाह होते हैं और प्रथम मुगल बादशाह हैं जो अंग्रेजों के संरक्षण में भारत का मुगल बादशाह बनता है। अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को 1830 ईस्वी में राजा की उपाधि देकर इंग्लैंड भेजा था अपना पेंशन बढ़ाने के लिए और वहीं पे इनकी मृत्यु 1833 में ब्रिस्टॉल में हो जाती है राजा राम मोहन राय की। बढ़ते हैं आगे। कोशिका भित्ति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कोशिका भित्ति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। इनकी भित्ति मुख्यतः काइटिन की बनी होती है, गलत है। इनकी भित्ति काइटिन की नहीं बल्कि सेलुलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, यानी ऑप्शन बी सही है।
ये कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। ये कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। पढ़ते हैं आगे। भ्रूण अवस्था में लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यहीं पे निर्माण होता है भ्रूण अवस्था में, और भ्रूण अवस्था में यहीं पे इसकी मृत्यु भी हो जाती है, यहीं पे इसकी मृत्यु हो जाती है। बढ़ते हैं आगे। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, जड़त्व का नियम, बॉयल का नियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम। आदमी के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? कितने चैम्बर होते हैं? 3, 2, 4, 1। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आदमी के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं आगे। नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ? 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 74वां संविधान संशोधन। नगर पालिका को 74वां संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, और इसमें कुल 18 विषय को शामिल किया गया था, 18 विषय को शामिल किया गया था। बढ़ते हैं आगे। भारत में ब्रिटिश नागरिक सेवा की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। जबकि लॉर्ड कर्जन की बात करें तो भारत में ये बंगाल विभाजन किया था। लॉर्ड रिपन की बात करें तो हंटर समिति, अस्थायी स्वशासन का जनक और बर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अंत लॉर्ड रिपन करते हैं। जबकि डफरिन की बात करें तो इन्हीं के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में होता है। बढ़ते हैं आगे। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन है? वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन है? जलवाष्प, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जलवाष्प। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व जलवाष्प है। बढ़ते हैं आगे। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? क्षोभ मंडल 18 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसकी अधिकतम ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। जबकि क्षोभ मंडल ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। तो अधिकतम कितना हो जाएगा? 18 किलोमीटर। क्षोभ मंडल को ही संवहनीय मंडल कहा जाता और ये सबसे पहला मंडल होता है। बढ़ते हैं आगे। समभूकंप रेखा का आकार प्रायः कैसा होता है? अनियमित, नियमित, वृत्ताकार, एक रेखीय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनियमित। समभूकंप रेखा का आकार अनियमित होता है। अंतःसागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? सर्क, स्केल, ज्वालामुखी, सुनामी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसे सुनामी कहा जाता है। और सुनामी जापानी शब्द है, सुनामी जापानी शब्द है। बढ़ते हैं आगे। बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है, बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है। बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान है, बलुआ पत्थर एक प्रकार की अवसादी चट्टान है। तो इसका परिवर्तन किस में होता है? तो बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है क्वार्टजाइट में, क्वार्टजाइट में। ऑप्शन सी सही होगा, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में परिवर्तित होता है। बढ़ते हैं आगे। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? एडिसन, गैलीलियो, न्यूटन, माइकल फैराडे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। बढ़ते हैं आगे। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके, तांबे के तार को गर्म करके, अणु को दोलित करके, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तंतु को गर्म करके। तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में उत्पन्न किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? वीवर, डोमेन, हेनरी, गॉस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गॉस। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है। जबकि यहाँ से एक वेबर के बारे में बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स। बढ़ते हैं आगे। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? कक्षक में, नाभिक के भीतर, नाभिक के बाहर, नाभिक और कक्षक दोनों में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाभिक के भीतर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के भीतर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी ओर क्या करता है? चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी ओर चक्कर लगाता है। बढ़ते हैं आगे। क्या होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है? चंद्रमा सूर्य, यानी ये सूर्य है और ये
अर्थ है और इसके बीच में मून आ जाए तब ऐसी स्थिति में क्या बनता है? सूर्य ग्रहण, विषुव, चंद्र ग्रहण, संक्रांति। तो ध्यान दीजिएगा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आएगा तो सूर्य ग्रहण बनेगा, और जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आएगा तो चंद्र ग्रहण बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य ग्रहण। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा चिनाब, हिंडन, सतलज, भोगवा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चिनाब, और ये जम्मू कश्मीर में था। मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित था। जबकि बात करें हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जो कि यूपी में स्थित है, सतलज के किनारे रोपड़ जो कि पंजाब में स्थित है, और भोगवा के किनारे लोथल था जो कि गुजरात में है, लोथल। बढ़ते हैं आगे। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? 6 माह की, संसद के 2 अधिवेशन के बीच कितना का गैप होना चाहिए? 6 माह का। पहले तो यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि संसद के 2 अधिवेशन के बीच कितने माह का गैप होता है, तो वो होता है 6 माह का। तो ऐसा अनुच्छेद किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 79, 80, 81, 85। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 85। अनुच्छेद 85 में ऐसा वर्णित है कि संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह का गैप होगा। जबकि 85 में संसद को, लोकसभा को भंग करने का अधिकार है राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के परामर्श पर। बात करें अनुच्छेद 79 का, तो आप याद रखिए सरल। स से संसद अनुच्छेद 79, र से राज्यसभा अनुच्छेद 80 और ल से लोकसभा अनुच्छेद 81। बिल्कुल सिंपल सा है कि इसमें हो गया संसद, ये हो गया राज्यसभा और ये हो गया लोकसभा। अनुच्छेद 79 संसद, अनुच्छेद 80 राज्यसभा और अनुच्छेद 81 लोकसभा। बढ़ते हैं आगे। निम्न में कौन पंचायती राज का एक सर्वोच्च निकाय है? पंचायती राज का एक सर्वोच्च निकाय है। जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम सभा, विधानसभा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंचायत राज का सबसे सर्वोच्च निकाय होता है जिला परिषद। और पंचायत जो जिला परिषद है ये त्रिस्तरीय में आता है, त्रिस्तरीय। और इसकी संस्तुति किए थे बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। बढ़ते हैं आगे। निम्न में कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? समवर्ती सूची वो विषय होता है जिस पर राज्य तथा केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो जनगणना एक ऐसा विषय है जो समवर्ती सूची का विषय नहीं है। जनगणना पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र को है। यानी शिक्षा, परिवार नियोजन, समाचार पत्र, ये तीनों समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का। बढ़ते हैं आगे। किसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होते हैं? नीति आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। शेष नीति आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय एकता परिषद, इन तीनों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बताना है कि नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? बढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 2, भाग 5, भाग 18, भाग 20। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संघीय न्यायपालिका का जो वर्णन है वो भाग 5 में। बढ़ते हैं आगे। निम्न में कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रह सकता है? मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, भारतीय निर्वाचन आयुक्त, स्पीकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते, यानी इनकी इच्छा, राष्ट्रपति की इच्छा तक ही वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? किस अनुच्छेद के तहत भारतीय राज्य में हर स्टेट में एक राज्यपाल होगा? बढ़ते हैं आगे। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शनि। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि, जबकि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि हो गया, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह अरुण और चौथा सबसे बड़ा ग्रह वरुण, और पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। बढ़ते हैं आगे। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन, लद्दाख, कंचनजंगा, थार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सियाचिन को भारत का सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। जबकि कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, एक पर्वत है, और ये भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है, भारत में स्थित। जबकि दुनिया का सबसे तीसरा लंबाई, दुनिया में सबसे तीसरा और भारत में सबसे ऊंचा है, K2 के बाद। बढ़ते हैं आगे।
गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? प्राकृत, पाली, संस्कृत, ए और बी दोनों, यानी प्राकृत और पाली दोनों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाली भाषा में देते हैं, पाली भाषा में। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बताना है कि गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश कहाँ दिया था? सर्वप्रथम अपना उपदेश कहाँ दिया था? बढ़ते हैं आगे। किस आंदोलन में वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? शीर्ष गीत बना। असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सविनाभाग्य आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना। और बात कर रहे हैं कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व 1905 में बंगाल में किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो कि बंगाल विभाजन के जस्ट बाद हुआ था, बंगाल विभाजन के जस्ट बाद। निम्नलिखित नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है? सबसे लंबी नदी कौन है? कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, महानदी। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नदी कितनी लंबी है। तो कृष्णा नदी की लंबाई 1401 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की लंबाई 1401 किलोमीटर है। गोदावरी की बात करें तो 1465 किलोमीटर, गोदावरी 1465। नर्मदा की बात करें तो 1312 किलोमीटर, नर्मदा 1312। और महानदी की बात करें तो यह है 815 किलोमीटर, 815 किलोमीटर। तो सबसे लंबी नदी ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी गोदावरी, चूँकि गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। बढ़ते हैं आगे और बात करें कि कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है, गोदावरी का त्रिम्बकम पहाड़ी से होता है, नर्मदा का सतपुड़ा श्रेणी से होता है और महानदी का छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से होता है। बढ़ते हैं आगे। भारत में एसटीडी सेवा कब से प्रारंभ हुई थी? 1960, 1970, 1980, 2000। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1960। भारत में एसटीडी सेवा प्रारंभ 1960 में हुआ था। आज का आखिरी प्रश्न है ये इस वीडियो का, कि राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री। तो अभी ऊपर वाला क्वेश्चन में बताया गया था कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। तो ये उत्तरदायी भी किसके प्रति होंगे? राष्ट्रपति के। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहीं समाप्त होता। आउट ऑफ 35 में आपका स्कोर कितना रहा? अपना स्कोर कमेंट जरूर करें कि आपने कितना सही किया 35 क्वेश्चंस में। और ये आप लोगों के लिए क्यूज का प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है और जिनका सही रहेगा उसे पिन किया जाएगा। वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? दोस्तों आप आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा आप हमें अपनी राय ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।